नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में 3 दिन बाद शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र से पहले ही सदन के बाहर सियासी सरगर्मी नजर आ रही है। मंगलवार को सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार की चौतरफा उपलब्धियों का जिक्र करके चुनावी संकल्प पत्र को गीता बताया और सुशासन, पारदर्शिता और जनहित को सरकार की प्राथमिकता का नाम दिया। वहीं नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नायब सरकार को विफल सरकार बताकर गैंगवार से हर जगह डर का माहौल बने रहने की बात कही है। हुड्डा ने कहा कि इस वक्त प्रदेश में 60 गैंग चल रहे हैं। क्या यही सरकार की उपलब्धियां हैं? ऐसे में जहां सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को विफल बताकर घेर रहा है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। ऐसे में सरकार के दावे और वादों के बीच विपक्ष के वार से प्रदेश का सियासी पारा हाई है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आपके साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। अब तक 2 बार में करीब 21 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर सीएम अब ट्रेंड हो गए हैं। 2005 में चौटाला सरकार जाने पर जब कांग्रेस की सरकार में भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने थे, शुरू के 2 साल बाद वो भी स्पीड पकड़ने लगे थे। मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और जनहित ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है। पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में जो संकल्प लिए थे, वो संकल्प पत्र उनके लिए गीता के समान हैं। 217 संकल्पों में से उनकी सरकार ने 60 संकल्प पूरे कर लिए हैं। 120 पर तेज गति से काम चल रहा है। सरकार ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। लीजिए पहले सीएम नायब सैनी। संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। ये मैंने आप लोगों को, जब हमने संकल्प पत्र की, हमारी कोर कमेटी थी, विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी, तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है। वहीं कांग्रेस के बड़े चौधरी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने सबसे मजबूत गढ़ रोहतक में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर बढ़ते क्राइम और डर के माहौल को लेकर सियासी निशाने लगाए। हुड्डा का आरोप है कि प्रदेश में गैंगवार छिड़ा हुआ है। 60 गैंग चल रहे हैं। पुलिस का उन्हें कोई डर नहीं रहा। उन्होंने और भी कई मुद्दों पर सरकार को विफल बताया। देखिए, आज प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, हर आदमी असुरक्षित है। और यहाँ तक कह सकता हूँ, हरियाणा में वही सुरक्षित है जिसको कोई मारना नहीं चाहता। नहीं तो कोई भी अपने आप को महसूस नहीं करता है सुरक्षित है। कल यहाँ रोहतक में तो दिन दहाड़े किस प्रकार का हुआ, 3 मर्डर हो लिए 4 दिन में। गौरतलब है कि सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे भूपेंद्र हुड्डा के बीच 3 दिन बाद शुरू हो रहे प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में आमना सामना होगा। एक तरफ पूरी सरकार तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ेंगे। 26 या 27 फरवरी को प्रदेश का 2026-27 का बजट आ सकता है। इसलिए सियासत का पारा चढ़ा रहेगा। ज्यादा चढ़ेगा तो इसके तुरंत बाद होली है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में 3 दिन बाद शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र से पहले ही सियासी पाराहाई है। जहां सरकार, नायब सरकार अपनी उपलब्धियों को बखान कर रही है, तो वहीं विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा
कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आज प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सरकार जो संकल्प पत्र की बात कह रही है, संकल्प पत्र में वादे पूरे करने की बात कह रही है, वो कितनी जायज़ हैं, ये सवाल है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ, सरकार की उपलब्धियाँ और सरकार के द्वारा अपने जो संकल्प हैं उनको पूरा करने की बात। उन्होंने कहा कि 60 संकल्प उन्होंने पूरे किए। संकल्प पत्र हमारे लिए गीता है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। गीता हिंदू धर्म में एक बड़ा ग्रंथ है और उसकी सभी आदर और सम्मान करते हैं। गीता कहना और उससे जोड़ना क्या कहता है प्रदेश की सियासत में? देखिए सौरभ, 20 तारीख से आज 17 तारीख है, 17 भी गई, 18, 19, 20 फरवरी को बजट सेशन शुरू होना है। शुक्रवार दोपहर को होगा, शनि इतवार फिर छुट्टी हो जाएगी, तो ज्यादा कुछ होना नहीं है। लेकिन बजट सेशन से पहले मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जैसा उन्होंने कहा कि जो संकल्प पत्र था, जो वायदे थे हमारे लिए, वो वायदे संकल्प पत्र ये गीता है। पहले 2-3 बार ऐसा कह चुके हैं वो, लेकिन आज उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे लिए गीता है। मतलब जैसे गीता आप देखिए, कोर्ट्स में हम फिल्मों में देखते थे सौरभ जी, कोर्ट कचहरी में जज साहब गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलाते थे कि गीता पर हाथ रखकर कहता हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, जो बताऊंगा सच। तो गीता एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, जीवन का दर्शन है, जीवन जीने का सलीका क्या हो। गीता में यही बताया गया है कि कर्म करना चाहिए और रिश्ते नाते जो होते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उपलब्धियां बताई है कि चौतरफा उपलब्धियां, विकास तेज हो रहा है। हमने जो वायदे किए थे 217 में से 60 पर काम पूरा हो चुका है, 120 पर स्पीड से काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सरकार की परफॉर्मेंस, उपलब्धियां, अपने वचन पूरे करने की एक तरह से प्रभाव छोड़ने की कोशिश की है। उसके बाद पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में किया जो उनका गढ़ है, और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने किया कि चंडीगढ़ उनका हेडक्वार्टर है, सरकार बैठती है वहां पर। तो दोनों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जहां मुख्यमंत्री ने उपलब्धियां गिनाई है। देखिए सौरभ, मुख्यमंत्री अच्छे इंसान है, सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े शांत भी रहते हैं, शांत और स्थिर व्यक्ति हैं। लेकिन मैं कभी कभी महसूस करता हूं, आज फिर मौका है, जो मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी है, कैबिनेट है, उसमें हर मंत्री को अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, लगे कि हाँ इस मंत्री ने उससे बेहतर काम किया, मतलब उस तरह की होड़, अच्छा काम करने की। हम मंत्रियों को देखते हैं, बहुत सारे मंत्री विवादों में रहते हैं। अफसरों को सस्पेंड कर दो, यहां गए वहां गए, अफसर सस्पेंड कर दिए, कई कोर्ट से बहाल होके आ रहे हैं। भाई आप जांच कराओ, किसी की शिकायत पे आप किसी को कैसे सस्पेंड कर दोगे? कर्मचारियों अफसरों में भी रोष है। अभी 2-3 दिन पहले कैथल वाला वाक्य था, कैथल की एसपी से अनिल विज की झड़प हो गई फिर एक बार, जैसे कि अभी संगीता कालिया के साथ हुई थी फतेहाबाद में। तो मंत्रियों को सोचना चाहिए। मेरे को एक बात आज याद आती है सौरभ, दुष्यंत चौटाला जब सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। मैंने उनको कहा ये कौन सा तरीका है, मंत्री जिस शहर में जाते हैं होड़ लगी है, इसको सस्पेंड कर दो, इसको कर दो। तो मैंने कहा ये इस रवैये को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया था कि काम लेना भी आना चाहिए, अफसरों से काम कैसे लिया जाता है। मैंने तो आज तक कोई सस्पेंड नहीं किया। मेरे एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में पिछले साल के मुकाबले 680 करोड़ रुपए ज्यादा आया है। मेरा मतलब मंत्रियों को देखिए, अपने अधिकार ठीक है, लेकिन अपनी सीमाएं भी जाननी चाहिए। बहुत सारे कर्मचारियों अधिकारियों में इस बात को लेकर रोष है। मंत्रियों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, बजाय विवादों में बयानबाजी के। भाई पब्लिक ने आपको चुना है, आपको डिलीवरी देनी है। मुख्यमंत्री का काम है सरकार के योजनाओं को उनको आगे बढ़ाना, सबकी मॉनिटरिंग करना। लेकिन मंत्री, मेरे को लगता है मंत्रियों को परफॉर्म करने की जरूरत है। बहुत सारे मंत्री विवादों में भी है बिना मतलब। आप भाई काम पर ध्यान दीजिए। सरकार, प्रधानमंत्री पानीपत आ गए, सरकार बनती, उन्होंने कहा तिगुनी स्पीड आप देखेंगे, तीसरी बार सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री भी अक्सर दोहराते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। आप रफ्तार दिखाइए, विवादों में मत पड़िए, बयानबाजी करते हो, आप काम करके दिखाओ। भाई पब्लिक काम चाहती है, क्योंकि काम बोलता है तो नाम बोलता है। तो मंत्रियों को परफॉर्म करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ठीक है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उपलब्धियां तो देखिए बताई जाती हैं, गिनाई जाती हैं, दिखाया जाता है कि हम अच्छा काम करें, आपने हमें चुना। लेकिन मेरा ये इस बात पर जोर है कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं, 3-4 ऐसे हैं, उनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे से मोदी जी कैसे, मेरे को याद है 2014 में सौरभ
कृष्ण पाल गुर्जर ने एक व्यक्ति को कहा मोदी जी रात को 9 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं, 2014 की बात है। हाँ। जब प्रधानमंत्री रात को 9 बजे तक ऑफिस में काम करेंगे तो मंत्री तो जा नहीं सकते। तो वो भी है, मतलब आप काम की होड़ करिए, अच्छे काम हो, लोगों की जिंदगी आसान हो, लोगों को लगे हमारा फैसला सही है, हमने इनको अपना जनप्रतिनिधि चुना, इनको सरकार चुनी है। हाँ, तो मंत्रियों को मैं समझता हूं मुख्यमंत्री उनसे काम ले, ठीक है, क्योंकि उनकी अथॉरिटी है, पावर है, आखिरकार कप्तान का ही नाम आता है, अच्छा काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल क्रेडिट डिसक्रेडिट कप्तान को जाता है, तो मंत्रियों को अपना परफॉर्मेंस सुधारनी चाहिए, उसमें तेजी लानी चाहिए। ठीक है। महेश जो दावे हैं सरकार कर रही है, जिन मंत्रियों का जिक्र देवेंद्र भी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो क्या है, ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या है, कानून व्यवस्था पर जो सवाल हुड्डा खड़े कर रहे हैं वो क्या है, और प्रदेश की मौजूदा स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहती है। कि एक बड़ा मुद्दा अक्सर बनता चला आया है, इस बार भी बन सकता है। बजट सत्र के 3 दिन बाद शुरू होगा जो बजट सत्र विधानसभा का, उसमें क्या कुछ कहती है पूरी सियासत हरियाणा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हिसार में भी करके गए हैं और 2-2 की बात कर रहे थे कि काम रोको प्रस्ताव वो लेकर आएंगे, कॉलिंग अटेंशन भी इस बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाया जाएगा। तो एक हंगामेदार बजट सत्र की उम्मीद आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास? जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये कह रहे थे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, रोहतक का जिक्र भी किया गया। इसके अलावा प्रदेश के तमाम अलग अलग इलाकों का जिक्र वो कर रहे थे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आज हरियाणा में बेलगाम हो चुका है और इसी मुद्दे पर वो सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन को लेकर जिक्र किया गया कि इंडियन नेशनल लोकदल उसका क्रेडिट ले रही है। तो 2-2 के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछ रहे थे कि 2 विधायकों के साथ कैसा प्रेशर, कांग्रेस पार्टी ने 37 विधायकों के साथ प्रेशर बनाने का काम किया और इसी प्रेशर के चलते यहां पर सरकार को रोल बैक करना पड़ा है। अब नायब सिंह सैनी ये कहते हैं कि करीब 70,000 की बहाली कर दी गई। तो इस पर भी सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछते हैं कि अब तक तो आप ये कह रहे थे कि किसी के नाम काटे नहीं गए, अगर काटे ही नहीं थे तो फिर बहाल किस तरीके से किए? और 70,000 का जो जिक्र आप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन को रोक दिया गया है। फिलहाल ये सवाल भी कि पहले तो चुनाव से ठीक पहले बीपीएल कार्ड और पेंशन बनाए क्यों, और जब बना दिए तो अब काटे क्यों? तमाम सवालों की बारिश जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा जो आपने पूछा था कि अफसरशाही का जिक्र आप कर रहे थे, तो अफसरशाही इस वक्त बेलगाम हो चुकी है। मंत्रियों के कंट्रोल में अफसर नहीं है, अफसरों के कंट्रोल में कर्मचारी नहीं है। और ये बात तक कही जा सकती है कि जो यहाँ जिक्र किया जा रहा था उस संदर्भ का कि दुष्यंत चौटाला के संदर्भ का जिक्र किया जा रहा था कि उन्हें काम लेना आता है। देखिए, उन्हें कितना काम लेना आता है ये तो उनका संदर्भ हो सकता है, लेकिन इतना तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को काम लेना नहीं आता है और इसी वजह से यहाँ एक तमाम जो दुश्वारियों की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। अफसर उस तरीके से काम नहीं कर रहे, कर्मचारी उस तरीके से काम नहीं कर रहे और पिस रही है आम जनता। भले ही मुख्यमंत्री वायदों को पूरा करने का जिक्र कर रहे हो, ये कह रहे हो कि 60 वायदे जो हैं जो चुनावी घोषणा पत्र में थे उन्हें पूरा कर दिया गया, लेकिन उन घोषणाओं का असर कितना है ये भी मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए। जिस तरह की घोषणाएं वो कर रहे हैं, क्या अंत्योदय का जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है, तो क्या अंत्योदय तक वो फायदा, वो जो लाभ सरकार देना चाहती थी वो पहुंच पा रहा है, या अंत्योदय की कोशिश में आपने आखिरी को तो रख लिया और बीच के सारे हटा दिए? ये परिस्थिति तो कहीं पैदा नहीं होगी। ये समझने की जरूरत इस वक्त सरकार के सामने खड़ी है और ये मानकर चलिए कि कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकार बेहद गंभीर स्थिति का सामना इस वक्त कर रही है। सरकार भले ही इस पर अपनी सहमति, इस बात को कबूल करे या नहीं करे। वीरेंद्र जी, सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है। हमने अक्सर देखा हरियाणा में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सरकार घेरती रही है। एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति भी इसी मुद्दे को लेकर बनती रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार बजट सत्र में किन मुद्दों पर घेर सकती है? विपक्ष की तैयारियां क्या कुछ कहती हैं? जिस तरह से हुड्डा हमलावर हैं, और बेहद अहम बात है कि प्रदेश में जो वादे सरकार पूरे कर रही है, क्या वो संकल्प पत्र से जुड़े हुए वादे अंतिम छोर में व्यक्ति जो बैठा हुआ है उस तक पहुँच पा रहे हैं? उन तक सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही हैं व्यक्तिगत तौर पर या फिर सामूहिक तौर पर, यह कहा जा सकता है? देखिए, प्रयास तो सराहनीय है। सरकार अपने स्तर पर हर ढंग का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से अब कानून व्यवस्था के अलावा अब जो वहां की, देखिए, अब बिजली की स्थिति हो चाहे विकास के अन्य मामले हो, जो विपक्ष अपने बात कर रहा है तो विपक्ष का काम है
वो सरकार पर दबाव बनाता है, सरकार की कमियों को उजागर करता है। लेकिन अब जिस तरह से अफसरशाही की बात है, निश्चित रूप से अफसरशाही पर नियंत्रण पाना बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, सरकार की तरफ से सप्ताह में 2 दिन जो है समाधान शिविर लगाए जाते हैं, लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी समाधान नहीं मिल पाता। अब सीएम विंडो भी है, वो भी, उस पर भी ग्रीवेंसेस आती हैं, और इसके अलावा जो भी मंत्री हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में दरबार लगाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटीज बनी हुई हैं, वहां भी लोग फरियाद लेकर आते हैं। लेकिन जब उनको समाधान नहीं मिलता, जब उनकी शिकायतों पर अमल नहीं होता, लोग धक्के खाते रहते हैं, किसी की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, किसी को न्याय नहीं मिलता, तो ऐसे में अफसरशाही पर नियंत्रण करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि कई अधिकारी निलंबित किए भी जाते हैं, और लेकिन उसके बाद निलंबन कोई सजा नहीं है। लेकिन जब तक सरकार की अपनी एक नीति के तहत सरकार ने निर्देश दिए हुए हैं, राइट टू सर्विस कमीशन भी है, इसके बावजूद लोगों की शिकायतों पर उनको समाधान नहीं मिल पाता। और इसके अलावा देखिए, विपक्ष में इस बार जो है कई मुद्दे ऐसे हैं, जो ट्रेड डील हुई है, जो किसानों पर एक तरह से आघात बनाया जा रहा है, विपक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा। जब कानून व्यवस्था में एक बात ठीक है कि इस समय जो है क्राइम जो है, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ा है। पहले सरकार ये दलील देती है कि पहले प्राथमिक सूचना रिपोर्ट जो दर्ज नहीं की जाती थी, अब सरकार के आदेश पर दर्ज की जाती है। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। पिछली बार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की एकदम बैठक बुला ली थी, तो इनको दिशा निर्देश दिए थे और कहा था कि अगर किसी भी एसएचओ के क्षेत्र में अगर कोई मामला सुलझा नहीं पाएगा, अगर अपराध बढ़ेगा तो उसको डिमोशन भी किया जाएगा। तो इसके बावजूद भी क्या है कि बेरोजगारी बढ़ी है, सामाजिक कारण है, तो अपराध भी बढ़े। तो सरकार के लिए जो चुनौतियां हैं वो अपने ढंग से नहीं ढलती है। साइबर क्राइम बढ़ा है, और सरकार के अलावा देखिए इसमें विपक्ष भी जानता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब शराबबंदी की नीति है। अब जो शराबबंदी उस समय बंसीलाल जी के समय में हुई थी, लेकिन उसके बाद तो अब शराब सही आय होती है, तो शराब के कारण कई तरह की अपराधिक घटनाएं भी होती है। लेकिन कोई भी सरकार जो है शराबबंदी पर अंकुश तो लगा नहीं पाई। अब शराब के नए नए ठेके खुल रहे हैं, पहले से ज्यादा खुल रहे हैं, और जिस तरह से अब जो है एक तरह से एक नई संस्कृति पैदा हुई है। तो ऐसे में बाहर के सरकार को आए तो उससे ही है, लेकिन सरकार उस दिशा में सोचती नहीं। एक और सरकार जो है जो अभियान चलाती है, नशा थोड़ी के लिए अभियान चलाती है, भाई इस पर नशे पर अंकुश लगना चाहिए, दूसरी ओर नशे पर वो प्रोत्साहन देती है। तो इस तरह के कई मामले हैं, तो इस पर सरकार की नीति भी स्पष्ट होनी चाहिए। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा जो ये सत्र होगा, बजट सत्र होगा, निश्चित रूप से विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती मिलेगी। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है, और सरकार की ओर से भी जब पिछली बार जो है कृष्ण कुमार जो मंत्री थे वो उपलब्ध नहीं थे, और इस बार अनिल विज को दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, उस बार वो विधानसभा सत्र में उपलब्ध नहीं होंगे। तो ऐसे में जो है और इन लोगों पर मुख्य रूप से भूमिका आ जाएगी, मुख्यमंत्री के साथ सरकार का बचाव करने का उन पर दायित्व आ जाएगा। विपक्ष की ओर से जो है गीता भुक्कल है, और इसके अलावा आफ्ताब अहमद है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रफीर कादियान है। तो इस तरह से, और युवा की भी जो है काफी सक्रिय है, कांग्रेस की जो युवा टीम है वो काफी सक्रिय है, वो भी अब मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाता है। विकास के लिए मामले में देखिए, एक तरह से सब विधायक जो उनको 5-5 करोड़ की राशि दी जाती है, लेकिन उनके क्षेत्र में जो समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, इसलिए उनमें निराशा भी झलकती है, और वो इस बात को मुद्दों को भी उठाते हैं। लेकिन सरकार के तो पिछले बजट सत्र में जो एक अपेक्षाएं, जो प्राथमिकताएं तय की गई थी, उन प्राथमिकताओं पर कितना काम हुआ, और सरकार की अपेक्षा से जो अभी राशि जो कुछ लैप्स भी हुई है, और जो एक तरह की प्राथमिकताएं तय की गई थी वो क्यों नहीं पूर्ण हो पाई, उनमें क्या कमी रही, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो वायदे करती है उसको पूरा करने का प्रयास करती है, और कई वायदे पूरे नहीं हो पाते। कोई स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दों में जो विकास के काम है वो प्राथमिकता के साथ पूरे नहीं हो पा रहे, तो विधायकों की अपनी निराशा है। तो कुल मिला के ये जो विधानसभा का सत्र होगा, बजट सत्र होगा, और इसमें अवकाश भी रहेंगे, लेकिन विधायकों को एक ही सीटिंग का विधायकों ने सुझाव दिया, एक ही दिन में एक ही सीटिंग हो। तो लगता है कि इस बार जो है विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दों के अलावा सरकार को दूसरे मुद्दों पर भी घेरने का प्रयास करेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि हरियाणा के युवकों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, नौकरियां सरकारी बाहर के लोग ले रहे हैं, लोगों को
जी सरकार इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दे चुकी है। जी फिर भी विपक्ष इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाएगा। वीरेंद्र जी, एक सवाल है, वो सवाल ये कि पूर्ववर्ती सरकारें हमने देखी बीजेपी की, नायब सरकार पार्ट 2 भी हम अभी देख पा रहे हैं। नायब सैनी के से पहले मनोहर लाल की सरकार थी प्रदेश के अंदर, उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति हमने देखी है, बनती रही है बीच बीच में। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में भी ये स्थिति रही है। तो ये स्थिति पहले से रही है या फिर अब ज़्यादा हुई है या फिर कम हुई है? कैसे आकलन करें नायब सरकार के 2.0 के कार्यकाल में? देखिए, अब सरकार ने अफसरशाही पर अंकुश लगाने का प्रयास तो किया है जी कुछ विभागों में सरकार ने अपने ढंग के अधिकारी लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अफसरशाही का अपना एक ढर्रा है। कुछ मामलों में सरकार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती और कुछ के खिलाफ अगर सरकार ने कार्रवाई की है तो उसका काफी सामना करना पड़ा है, फिर झेलना पड़ा है, तो सरकार को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े हैं। तो ऐसे जैसे तहसीलदारों की हड़ताल हो गई थी, उस मामले में सरकार को किसी तरह से समर्पण करना पड़ा। लेकिन जब तक देखिए जो कार्य संस्कृति होती है हरियाणा में, वो कार्य संस्कृति नहीं है। अफसर काम को लटकाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार तो है ही है। आम भाषा में लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार पहले की तुलना में अधिक बढ़ा है। उसका देखिए, सरकारी नौकरियां मिलनी है तो उसमें अब खर्चे पर्चे का वो नहीं है, लेकिन जो दूसरे काम है, जो लोगों के आम दिनों के काम होते हैं, चाहे उद्योगपतियों के हैं, चाहे दूसरे जो काम होते हैं, चाहे HSDCC का काम है, चाहे हुडा विभाग का है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार पहले से बढ़ा है। तो ये जो एक कार्य संस्कृति बनती है, ये काफी चिंता का विषय। हालांकि कई लोग पकड़े भी जा रहे हैं, कई गिरफ्तारियां भी हो रही है, इसके बावजूद भी जो कानून का डर होना चाहिए वो डर अफसरशाही में नहीं है। अफसरशाही में अभी भी लोगों को कई ऐसे मामले आए हैं, आय से अधिक संपत्ति के मामले अधिकारियों के पकड़े गए, सरकार ने कार्रवाई भी की, कई मामले न्यायालय में चल रहे हैं। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो मामले पकड़े हैं, अगर हम उसमें सजा का उदाहरण देखें तो सजा बहुत कम है, मतलब कई मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हो पाते। तो इसलिए इस मामले में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है तो ऐसे भी कार्रवाई को तीव्रता के साथ और मामले निपटाने के लिए सरकार को और अग्रसर होना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार पहले से अधिक बढ़ा है, लेकिन सरकार की नीति और नियत स्पष्ट है। इसके बावजूद भी जो अफसरशाही से सहयोग मिलना चाहिए वो सरकार को नहीं मिल पा रहा। देवेंद्र और महेश, समय थोड़ा कम है, आप दोनों से मैं शॉर्ट में कंक्लूड चाहूंगा। देवेंद्र, पहले आप कि अब आने वाले समय में क्या कुछ चुनौतियां देख रहे हैं आप प्रदेश सरकार के सामने? जो वादे और संकल्प पूरे करने की बात सरकार कर रही है, वो कितनी धरातल पर उतर रही है? देखिए सौरभ, बीजेपी तीसरी बार की सरकार है। इससे पहले की 4 सरकारों की बात करूं क्योंकि मैंने देखी है। जो भी सरकार बदलती है, जो नई सरकार आती है, जो पिछला मुख्यमंत्री जिसकी सरकार जाती है वो ये कहता है कि जनहित में मैं 1 साल इंतजार करूंगा। मेरे को याद है भजन लाल की सरकार आई, भजन लाल की सरकार गई, उसके बाद बंसी लाल की आई। उन्होंने ये कहा भाई आप जनहित के काम करोगे, 1 साल का हम आपका काम देखेंगे, दखल नहीं देंगे। अगर जनहित के काम नहीं हुआ तो हम आपका विरोध करने सड़कों पे उतरेंगे। लगातार बीजेपी सरकार से पहले बंसी लाल, भजन लाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला गए, हुड्डा के बाद पिछले मुख्यमंत्री जिनकी आउटगोइंग सरकार थी उन्होंने कहा जी 1 साल देखेंगे, नई सरकार जनता के हित की बात करेगी तो हम आपके साथ है, खामोश रहेंगे, नहीं तो सड़कों पे भीतर कर रोक करेंगे। लेकिन ये नायब सिंह सरकार जो तीसरी बार बनी है बीजेपी की, मेरे को लगता है 1.25 साल में शुरू में ही मतलब विपक्ष हमलावर हो गया है। मुद्दों की कमी नहीं है, सरकार की उपलब्धियां बेशक है, लेकिन सरकार की कमजोरियां भी सामने आई है, जिस वजह से तीसरी बार की सरकार बनते ही 1.25 साल में ही सरकार पर सियासी हमले हो रहे हैं और मुद्दों की कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल। महेश, अब आगे क्या कुछ देख सकते हैं हम, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं मौजूदा सरकार से? जो संकल्प पत्र में वादे सरकार दावे कर रही है कि पूरे होते नजर आ रहे हैं और लोगों को फायदा मिल रहा है, क्या और ज़्यादा प्रभावी होंगे, लोगों को राहत मिल पाएगी? लेकिन जो सबसे बड़ी बात वीरेंद्र जी ने बात कही थी कि बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, वो जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, वो भी अहम बिंदु है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो ठीक है, लेकिन अगर उसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो तो फिर जनता आखिर क्या करेगी? पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि देखिए, आप चुनाव से ठीक पहले देश में सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड बना दिए, चुनाव खत्म होने के साथ ही अब बीपीएल कार्ड काट दिए। तो ऐसे में क्या जनता के साथ ये धोखा नहीं है? उन्हें जो सुविधाएं वो डिजर्व नहीं करते थे वो भी दी गई, लेकिन चुनाव खत्म होते ही एक बार सरकार बनने के साथ ही तमाम वो सुविधाएं खत्म। तो ऐसे में यहाँ जनता के साथ भी इंसाफ की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाइए, इससे किसी
को इनकार नहीं है, लेकिन क्या जनता को धोखे में रखकर ट्रांसपेरेंसी तो कहीं नहीं बढ़ाई गई? आपने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, स्वावलंबी बनने की बात मोदी जी कर रहे थे। गरीब बेरोजगार जब लोन लेने के लिए गए तो बैंक वालों ने कहा कि ITR भरनी पड़ेगी। जब उन्होंने कहा कि हम कुछ कमाते नहीं तो बताया गया कि इतने में एग्रीकल्चर भर दीजिए, इतने में कंप्यूटर जॉब वर्क भर दीजिए। 2.5 लाख की ITR भरवाई और आज भी वो सड़क पर खड़े हैं। अब वो किसी लायक नहीं है क्योंकि ITR भर चुके और 3 साल तक वो कोई करेक्शन नहीं कर सकते। इस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। अनजानेपन में जो गलतियां जनता से हुई, उन गलतियों का खामियाजा इस वक्त जनता ही उठा रही है। और सबसे बड़े खामियाजे का मैं जिक्र करूं तो किसान इस वक्त उठा रहे हैं। 1,80,000 से ऊपर आमदनी इसलिए दिखा दी क्योंकि आपकी फसल जितनी की फसल बिकी, क्या उतने की आमदनी हुई? इस तरह की परिस्थितियां जनता के सामने खड़ी हैं और विपक्ष मजबूती के साथ इस वक्त सामने खड़ा नजर आ रहा है और ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है। बेलगाम सत्ता हो जाती है अगर विपक्ष कमजोर हो जाता है। मुझे लगता है कि विपक्ष इस वक्त ताकत हासिल करता नजर आ रहा है और विपक्ष को जितनी ताकत मिलेगी जनता के हित में उतने ज्यादा फैसले देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, अब बजट सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है, खासकर हरियाणा की ये देखने वाली बातों की सरकार को किन मुद्दों पर विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा, सरकार की क्या कुछ रणनीति रहती है, आम जनता को सरकार की जो योजनाएं हैं, जो संकल्प पत्र जिसे गीता कहा है, उसके वादे पूरे होने में कितना लाभान्वित आम जनता होगी, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।